Hello students, let us discuss question number 29 of SC Verma from topic oscillations. It is given to you. Find the time period of motion of the particle shown in figure. Neglect the small effect of the bend near the bottom. इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ से हम इस पार्टिकल को रिलीज करते हैं. Let it be point A is here. ये point A है. Let this one is B, this one is C. अब जैसे हम इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये पार्टिकल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा और ये पार्टिकल फिर यहाँ से बेंड होने के बाद फिर इसका मोशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा. एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम देखते हैं तो ये पार्टिकल इस दूसरे प्लैंक पे या दूसरे जो इंक्लाइन हमारे पास है इस पे ये एग्जैक्टली इसी हाइट तक जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि जितना इसका एनर्जी mgh यहाँ पर होगा वही एनर्जी यहाँ पे mgh पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा. तो ये हाइट भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे समझना है वो ये है कि ये जो पार्टिकल है इसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है. मोशन अंडर ग्रेविटी है और मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g और ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है. इसका मतलब कि ये मोशन ऑसिलेटरी तो होगा बट इट विल नॉट बी एसएचएम, क्योंकि एसएचएम में होता क्या है, अगर हम एसएचएम की बात करते हैं तो आप जानते हैं एज प्रोपोर्शनल टू -y. इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें एक्सेलरेशन लगातार चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो अब इसका टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है. तो टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल पहले ए से लेके सी तक आ रहा है, फिर सी से लेके डी तक जाएगा और फिर यहाँ से वापस डी से लेके सी तक आएगा, फिर सी से लेके ए तक आएगा. यही हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा. अगर हम ए से लेके सी तक का जो टाइम है इसको हम t1 बोल दें एंड देन सी से लेकर के डी तक का जो टाइम है इसको हम t2 बोल दें, तो इसका जो टाइम पीरियड बनेगा सिस्टम के अंदर वो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2. ये नेट टाइम पीरियड हमारे पास वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 t1 प्लस t2. अब आपको t1 t2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे. a टू c तक अगर हम देखते हैं तो ये टाइम हमने अज्यूम कर रखा है t1. यहाँ पे जो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है लेट इट बी इट इज s इज हियर, s1 इज हियर. s1 जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो जाएगा, s1 इज इक्वल टू ut प्लस ut1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर. अब a कितना होगा ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g है, इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, दिस एंगल इज 45 हियर. ये 45 डिग्री एंगल है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा g cos 45. तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, g sin 45. यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा हमारे पास g sin 45 हो जाएगा. तो s1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट इज फ्रॉम रेस्ट हियर प्लस हाफ a इट इज हियर g sin 45 डिग्री इनटू t1 स्क्वायर. तो अब यहाँ से s1 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास हाफ ऑफ g sin 45 इज 1/√2 इनटू t1 स्क्वायर. अब आपको s1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब s1 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास सिचुएशन ये है, ये डिस्टेंस कितना आपके पास s1 है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर है, एंगल कितना है 45 है. तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो sin 45 इज 1/√2 इज इक्वल टू 10 अपॉन s1. तो s1 कितना सॉल्व होके आ गया यहाँ पे, s1 कम्स आउट टू बी 10√2. तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे. तो यहाँ से s1 कितना आ गया आपके पास 10√2 is equal to g by 2√2 into t1 square. In this way, t1 square is equal to ये आ जाएगा 20 into 2 by g. Now it become here 20 into 2 upon g. g का वैल्यू हमें सीजीएस सिस्टम में लेना पड़ेगा. ऐसा सिस्टम में वैल्यू 10 है तो सीजीएस में कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t1 comes out to be 0.2 सेकेंड. तो यहाँ से आपने टाइम t1 को कैलकुलेट कर लिया है. सिमिलरली अब हम टाइम t2 को सॉल्व करेंगे. नाउ हियर फॉर दिस c टू d जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो कितना है, s2 इज द डिस्प्लेसमेंट हियर. चलो पहले इस s2 को सॉल्व कर लेते हैं. तो आप यहाँ पे अच्छी तरह देख रहे हैं sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये अभी सेंटीमीटर में ही है, 10 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज s2. sin 60 आप जानते हैं √3/2 इज इक्वल टू 10 अपॉन s2 इज हियर. इन दिस वे आपने s2 को कैलकुलेट कर दिया और ये बन गया हमारे पास 20/√3. ये डिस्टेंस हमारे पास सेंटीमीटर में है. ये आपने s2 को सॉल्व कर लिया यहाँ से. अब आपको
यहाँ पे अब यहाँ पे हम इस डिस्कशन को सी से डी तक का जो डिस्कशन होगा उसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर में जब भी मोशन होता है तो जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा, टाइम ऑफ असेंट जो होगा वही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। मींस सी से लेके डी तक का जो टाइम होगा वही टाइम डी से लेके सी तक का होगा, और वो टाइम कितना है यहाँ पे t2 है, तो ये टाइम सेम रहेगा, जो सी टू डी का है वही डी टू सी होगा। तो मैं यहाँ पे डी टू सी इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो आपका रिलेशन क्या होता है, S2 इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ ए टी टू स्क्वायर। एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 है, तो एंगल 60 हो जाएगा। तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ये तो कॉस में आएगा, और ये वाला कंपोनेंट किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा। तो हमें नॉलेज है इस बात का कि कोई भी बॉडी इस तरह से अगर मोशन में होती है, यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है ये हमेशा जी साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा वो कितना हो जाएगा, S2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से 0 आ जाएगी डी टू सी के लिए, प्लस हाफ ए कितना हो गया जी साइन 60 इंटू टी टू स्क्वायर। अब हम यहाँ से S2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 20/√3 इज इक्वल टू हाफ जी साइन 60 आप जानते हैं √3/2 इंटू टी टू स्क्वायर। अब एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो टी टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से टी टू स्क्वायर कम्स आउट टू बी इट इज 20 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू जी। अब हम जी की वैल्यू पुट कर लेंगे, जी वी नो वेरी वेल, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, ये रखी जाएगी यहाँ पे 1000, क्योंकि सारा सिस्टम किसमें, जो सिस्टम हमारे पास है सीजीएस सिस्टम है। इन दिस वे T2 कम्स आउट टू बी 0.163 सेकेंड। तो ये आपने T2 को सॉल्व कर लिया है, और T1 को सॉल्व करके, जो T1 आपने सॉल्व किया था, T1 सॉल्व करके आपका आया था 0.2 सेकेंड। इस तरह से आपने ये देखा यहाँ पे कि जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आ रहा है एज वेल एज यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, आपने देखा इसका मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है सेम रहेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, T1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, T2 है। तो वन साइकिल जब यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। और यहाँ पे वन ऑसिलेशन के लिए फिर वापस आएगा, तो वन ऑसिलेशन के लिए फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, इसको हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। तो टाइम पीरियड विल बिकम कैपिटल T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 प्लस T2। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी 0.726 सेकेंड। It is the answer here. Next question is question number 30 from S.C. Verma from topic oscillation SHM. Here the question is, all the surfaces shown in figure are frictionless. The mass of car is m, capital M आपको given है, and that of the block is small m, and the spring has spring constant k. Initially the car and the block are at rest and the spring is stressed through a length x naught when the system is released. First part is find the amplitude of SHM of the block and the car as seen from the road, and B part is find the time periods of the two SHM. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये सिस्टम दे रखा है, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम में जितनी सर्फेसेस आपको गिवन है ऑल सर्फेसेस आर फ्रिक्शनलेस। तो फ्रिक्शनलेस होने का मतलब ये हुआ कि नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और हम अच्छी तरह जानते हैं अगर सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है तो उस टाइम पे जो सेंटर ऑफ मास रहेगा उसकी पोजीशन अनअफेक्टेड रहेगी। तो स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो बाद में भी जो सेंटर ऑफ मास होगा रेस्ट पे होगा। अब यहाँ पे हम अगर इस ब्लॉक को, जो स्मॉल ब्लॉक एम है, कार का मास हमारे पास कैपिटल एम गिवन है, अगर हम स्मॉल ब्लॉक एम को इधर शिफ्ट करते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, इसकी शिफ्टिंग हमने यहाँ तक कर दी है, यहाँ तक हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। ये शिफ्टिंग किसमें की है हमने, स्मॉल ब्लॉक एम में, स्मॉल एम में हमने ये शिफ्टिंग शो कर दी है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे x2 से, लेट इट बी। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। तो जैसे ये x2 से इधर शिफ्ट हुआ है तो डेफिनेटली जो ये कार हमारे पास है ये कार लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ये कार यहाँ से, जैसे ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, ये कार यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। ये आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इस बात को, पहले इसका जैसे व्हील का पोजीशन ये था, अभी यहाँ चला गया है। ये कार इधर कितने से शिफ्ट हो गई है, लेट इट बी x1 से शिफ्ट हो गई। तो जो कार का मास ऑफ कैपिटल M है और कार में शिफ्टिंग कितनी हुई है, x1 हुई है बैक साइड में, और ये जो ब्लॉक है स्मॉल m जो स्प्रिंग से अटैच्ड है उसको हमने राइट साइड में x2 से शिफ्ट किया है।
तो आपको स्टार्टिंग में दे रखा है उसने कि जो हमारे पास स्टार्टिंग का एक्सटेंशन है वो कितना है, x नॉट है। इट इज मेंशन टू यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ ढंग से देखें, अच्छी तरह समझें, तो यहाँ पे हेयर द एक्सटेंशन बिकम x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। और यहाँ पे x1 एक्सटेंशन किसका है, x1 जो डिस्प्लेसमेंट, x1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये है कार के लिए। और जो x2 आपने डिस्प्लेसमेंट लिया है ये किसके लिए लिया है, ब्लॉक के लिए। कार का मास कितना है हमारे पास, कैपिटल M है, ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m है। सेकेंड पॉइंट हम अच्छी तरह जानते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन सिस्टम then center of mass will remain at rest, and if center of mass remain at rest, उसके लिए हम कंडीशन जानते हैं कि m1 x1 become equal to m2 x2। हमारी एक इसेंशियल कंडीशन होती है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब यहाँ पे m1 कितना है, इट इज कैपिटल M, x1 is x1 for the car is equal to m2 for the small m, it is small m for the block here, and x2 is x2 here is the equation number 2 is here। अब हम एक काम करते हैं, 1 and 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x1 x2 जो एम्पलीट्यूड है वो कैलकुलेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने यहाँ से mx1 इज इक्वल टू mx2, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, तो यहाँ से हमने x1 को सॉल्व कर दिया है। x1 कितना आ जाएगा, mx2 अपॉन कैपिटल M। अब x1 की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 आपके पास सामने लिखी हुई है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। अब यहाँ पे जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, इट इज हियर mx2 अपॉन कैपिटल M प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। इसको हम सॉल्व करते हैं, इट बिकम x2 m प्लस कैपिटल M अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू x नॉट। इन दिस वे जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आएगा x2 दैट ऑफ द ब्लॉक स्मॉल m, वो कितना आ जाएगा, mx नॉट अपॉन m प्लस M। ये आपने एम्पलीट्यूड निकाल दिया है फॉर ब्लॉक M जिसका मास स्मॉल m है। अब x2 की जो वैल्यू आपने सॉल्व की है इसको हम x1 में पुट कर देंगे। अगर हम कार के लिए डिस्कस करते हैं तो कार का जो एम्पलीट्यूड हमारे पास है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको मिल रहा है वो कितना, x1 है। तो हमें अच्छी तरह से पता है x1 इज इक्वल टू mx2 अपॉन कैपिटल M। तो अब यहाँ पे हम m अपॉन कैपिटल M x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x2 कितना है, कैपिटल M x नॉट अपॉन m प्लस M। इन दिस वे आपने देखा यहाँ से कैपिटल M कट जाएगा एंड x1 कम्स आउट टू बी स्मॉल m x नॉट ओवर m प्लस M। ये जो हमारे पास आया है ये क्या है, ये जो आपने कैलकुलेट किया है इज द एम्पलीट्यूड फॉर द कार हियर। लेट यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी है कि अगर हम आउटसाइड से देखते हैं, यहाँ ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम चेक करते हैं, तो जितना टाइम पीरियड इस स्प्रिंग का होगा, इस ब्लॉक का होगा, उतना ही टाइम पीरियड किसका होगा, इस कार का होगा। अब यहाँ पे नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे रहना चाहिए, रेस्ट पे रहना चाहिए। उसकी वजह से जो टाइम पीरियड इस ब्लॉक का होगा, जो ब्लॉक स्मॉल m जिसका मास है, और वही टाइम पीरियड किसका हो जाएगा, कार का हो जाएगा जिसका मास कैपिटल M है। इसको डिस्कस करने के लिए अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट को सॉल्व करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। अब यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है। अब हम जानते हैं अगर हम कार के लिए लिखते हैं तो कार पे जो फोर्स लगेगा, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा कार पे, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स नॉट। ये कार के लिए हम पढ़ रहे हैं। एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज द टोटल एक्सटेंशन एलोंगेशन इन स्प्रिंग। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो ये है कि जैसे ही आपने इस स्प्रिंग को राइट साइड में एक्सटेंशन दिया एक्स नॉट, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। और जो ये स्प्रिंग हमारे पास है ये इस कार से अटैच्ड है, तो जो रेस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग को मिलेगा वही फोर्स इस कार को भी मिल जाएगा। इस तरह से आपने कार के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स लिखा है वो कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट। एक्स नॉट इज द नेट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। F1 कितना होता है आप जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन A1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट। अब मास हम कार के लिए डिस्कस कर रहे हैं, कार का मास कितना है, कैपिटल M, एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट। अब एक्स नॉट को मैं यहां से एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ x1 के, तो यहां से एक्स नॉट आप सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा यहां से, इट बिकम हियर कैपिटल M प्लस स्मॉल m
अपॉन स्मॉल m इंटू x1। ये आपने x0 को सॉल्व कर दिया। और दूसरा जो एक्सेलरेशन आप जानते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये हम जानते हैं। तो y की जगह में कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन a1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x1। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा, कैपिटल M इंटू a1 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 इज इक्वल टू माइनस के और x0 कितना है, ये आपने सॉल्व किया है m प्लस m अपॉन स्मॉल m इंटू x1। अब यहाँ से x1 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ है, नेगेटिव साइन ये भी हट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, k m प्लस m ओवर कैपिटल M एंड स्मॉल m। इन दिस वे आप यहाँ से देख सकते हैं ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ k, और it become here m plus m upon capital M and small m। We all know very well ओमेगा की वैल्यू हम अच्छी तरह जानते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k m plus m upon m m। In this way time period t comes out to be 2 pi अंडर रूट ऑफ, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे m m ओवर k m plus m। It is the answer of time period of oscillations.